नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम दल शिक्षण के बाद आगे की विधि सूक्ष्म शिक्षण विधि माइक्रो टीचिंग मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है अमेरिका और बाकी देशों के लिए, जहाँ जनसंख्या कम होती है, जहाँ बच्चे क्लासरूम में कम होते हैं। लगभग 10 से 15 का रेशियो होता है एक शिक्षक पे 10 से 15 बच्चे, जबकि हमारे यहाँ 30 बच्चों पे एक शिक्षक होता है। तो अमेरिका के, आइए देखते हैं इसको, माइक्रो टीचिंग मेथड बोलते हैं इसको। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध छात्र किथ एचिसन ने 1961 में इस विधि का निर्माण किया था। किथ एचिसन थे ये अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर D.W. एलन और प्रोफेसर रॉबर्ट एन ब्रूश ने इस विधि का नामकरण किया था तथा शिक्षा के क्षेत्र में 1963 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। तो किथ एचिसन ने 1961 में प्रयोग किया था, सन वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में 1963 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अतः किथ एचिसन, हमें नाम याद रखना है, किथ एचिसन और D.W. एलन, ये इस विधि के जनक माने जाते हैं। प्रोफेसर D.W. एलन के अनुसार, अब इन्होंने इसको परिभाषित किया है कि सूक्ष्म शिक्षण आरंभ करने की विधा है। मतलब इनके अनुसार जो है सूक्ष्म शिक्षण, पहले शिक्षण आरंभ करने की ये एक आरंभिक पॉइंट ऑफ व्यू है, आरंभिक पद है। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी है। प्रोफेसर D.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण विधा भी कहा है। तो अवरोही शिक्षण विधा सूक्ष्म शिक्षण को किसने कहा है, या निम्नलिखित में से अवरोही शिक्षण विधा है या अवरोही शिक्षण विधा के जनक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि प्रोफेसर D.W. एलन। तो हमें याद रखना है सूक्ष्म शिक्षण विधि या अवरोही शिक्षण विधि या माइक्रो टीचिंग मेथड के जनक किथ एचिसन और D.W. एलन हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी है। इसमें व्यक्तिगत अनुदेशन मतलब एक ही व्यक्ति अनुदेशित करता है, एक ही व्यक्ति बच्चों को पढ़ाता है, काम भी करता है। बच्चों को पढ़ाने, योजना बनाना, उनको फीडबैक देना इत्यादि कार्य शिक्षक का ही होता है। यह शिक्षण विधि की मुख्य विशेषता ये भी है कि ये अध्यापकों को पढ़ाने के काम में भी आती है। जैसे DLED डाइट संस्थान हो गए, B.Ed संस्थान हो गए, इनमें भी सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, सिखाई जाती है। तो यह अवरोही शिक्षण विधा भी कहा है, किसने कहा है, तो D.W. एलन ने कहा है। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीक है जो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि आधारित है कि पावलोव के अनुबंधन पे या कोहलर के सिद्धांतों पर आधारित है, या क्रिया प्रसूत स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण का संचालन अंश से पूर्ण की ओर होता है। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर होता है। इन शिक्षण सूत्रों को भी हम आगे पढ़ेंगे। ये अंश से पूर्ण की ओर होता है, और एक होता है समग्रतावाद या गेस्टाल्टवाद भी बोलते हैं, जिसके जनक ये मैक्स वर्दिमर है। वो पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं, मतलब वो पूरी समस्या को देखते हैं, उसके बाद उसके छोटे छोटे पहलुओं को देखते हैं। और इसमें सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, पहले छोटे छोटे पहलुओं को देखा जाता है, उसके बाद पूर्ण समस्या को देखा जाता है। मतलब पहले छोटी छोटी समस्या को सॉल्व करके बड़ी समस्या पे आया जाता है। छोटी छोटी समस्या को सॉल्व कर लेंगे तो बड़ी समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी, जो उन्हीं पर आधारित होगी। सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि क्या है, तो 5 से 10 मिनट की होती है। इसमें कक्षा का आकार भी बहुत छोटा होता है, अर्थात इसकी कक्षा में 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। चूँकि हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका पर आधारित विधि है, तो वहाँ बच्चों की संख्या यही होती है 5 से 10 से 12 एक कक्षा में 5 से 10 से 12 बच्चों पर एक शिक्षक होता है। एक बार में एक ही शिक्षण कौशल का विकास होता है। अब शिक्षण कौशल बहुत सारे शिक्षण कौशल होते हैं, जिनमें से
एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थी की भूमिका, अगर एक एक शिक्षण कौशल का विकास होगा तो बाकी बचे शिक्षण कौशलों का भी विकास आसानी से हो जाएगा। शिक्षण विधि में सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थी की भूमिका अध्यापक के सहपाठी ही अदा करते हैं। जब ये डाइट संस्थान या इत्यादि संस्थानों में शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है तब ये कार्य होता है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का आगमन 1967 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान के प्रोफेसर डी तिवारी, दीनदयाल तिवारी के माध्यम से हुआ। तो हमें याद रखना ये है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण का आगमन कब हुआ, तो 1967 में दीनदयाल तिवारी के द्वारा हुआ, के माध्यम से हुआ। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग, मतलब जब टीचर्स की ट्रेनिंग इसके द्वारा स्टार्ट हुई तो वो 1969 में गुजरात के बड़ौदा विश्वविद्यालय में हुआ। गुजरात के बड़ौदा विश्वविद्यालय। सूक्ष्म शिक्षण चक्र भारतीय उपागम के अनुसार 2 उपागम है इसके, एक अमेरिकी उपागम, एक भारतीय उपागम। अमेरिकी उपागम 45 मिनट का होता है जबकि भारतीय उपागम 36 मिनट का। इसमें पहले नियोजन होता है, प्लानिंग पहले घर से करके आते हैं शिक्षक, उसके बाद शिक्षण कार्य करते हैं, टीचिंग करते हैं। 6 मिनट की टीचिंग समय होता है। उसके पश्चात प्रतिपुष्टि दी जाती है, फीडबैक दिया जाता है 6 मिनट का कि कैसा कार्य किया, क्या कमी रह गई, और अगर कोई समस्या है या कोई कमी रह गई तो उसका पुनः नियोजन, उसके लिए पुनः प्लानिंग करते हैं, रीप्लानिंग करते हैं। 12 मिनट दिया जाता है इसमें। 12 मिनट के पश्चात पुनः शिक्षण 6 मिनट का होता है। 6 मिनट का होता है, फिर पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है। अगर इसमें भी फिर भी कमी रह गई तो फिर नियोजन किया जाता है, फिर ऐसे चक्र चलता रहता है। हालांकि 36 मिनट का होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि होती है, अगर उसमें भारतीय उपागम या कुछ ना दिया जाए तो हमें 36 मिनट टिक करके आना है। या सीधे सीधे पूछ ले, सूक्ष्म शिक्षण भारतीय उपागम के अनुसार तीसरा पद कौन सा है, तो प्रतिपुष्टि। ये भी हमें ध्यान रखना है। कितने मिनट का होता है, तो 6 मिनट का होता है। कुल अवधि 36 मिनट की। फिर सूक्ष्म शिक्षण चक्र अमेरिकी उपागम के अनुसार ये कुल अवधि इसकी 45 मिनट होती है। तो नियोजन प्लानिंग घर से करके आता है शिक्षक। फिर शिक्षण कार्य होता है 5 मिनट का, वहाँ कितने का होता था, 6 मिनट का, इसमें 5 मिनट का होता है। प्रतिपुष्टि 10 मिनट की होती है। पुनः नियोजन 15 मिनट का। फिर कोई कमी रह गई तो पुनः शिक्षण किया जाता है 5 मिनट। फिर प्रतिपुष्टि 10 मिनट। इस तरह चक्र चलता रहता है। तो अतः कुल अवधि 45 मिनट मान सकते हैं। हर शिक्षण विधि के गुण और दोष दोनों होते हैं, तो इसके गुणों पर चर्चा करते हैं। हालांकि गुण बहुत है। पहला इसका एक अवगुण बताना चाहता हूँ कि ये हमारे भारत देश, जहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से बच्चे और टीचर के अनुपात के हिसाब से सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग भारत में ना के बराबर किया जाता है या करने में हम असमर्थ हैं। सूक्ष्म शिक्षण के गुण देखिए। शिक्षण कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि है। शिक्षण कौशलों की सर्वश्रेष्ठ विधि है, निम्नलिखित में से हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण को हमें टिक करके आना है। विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति क्षमता के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अभिव्यक्ति, खुद का फीडबैक दे सकते हो, अपने अभिव्यक्ति, अपने स्वयं के विचार रख सकते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें समय भी दिया जाता है उन्हें। अध्यापन संबंधी कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अभी हमने देखा था कि अध्यापन संबंधी कौशलों का विकास होता है एक एक करके। जिसमें पढ़ाने का कौशल, वाक्पटुता का कौशल, अभिव्यक्ति का कौशल टीचर्स के भी विकसित होते हैं। इस विधि में कमजोर विद्यार्थी भी शिक्षण करना सीख जाते हैं। धीरे धीरे सूक्ष्म शिक्षण विधि की मदद से उन पर व्यक्तिगत निरीक्षण की रखा जाएगा, व्यक्तिगत उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे व्यक्तिगत उनको पढ़ाया जाएगा, उनकी समस्या को हल किया जाएगा, तो कमजोर विद्यार्थी भी शिक्षण करना सीख जाते हैं। सभी विद्यार्थी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। चूँकि विद्यार्थियों की संख्या भी कम होती है, सभी पर नज़र होती है शिक्षक की। तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे, ये यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, और उसके बाद उसका
समस्या का निदान भी किया जाता है। दूसरों की गलतियों से भी सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि देखिए इस बच्चे ने ऐसा किया है तो आपको ऐसा ऐसा करना है। शिक्षक खुद अपनी कमियों में सुधार करने के अवसर भी प्राप्त होते। शिक्षक को भी, विद्यार्थियों को भी। निदानात्मक और उपचारात्मक विधि भी है ये। अब ये निदान और उपचार क्या होता है? निदान मतलब समस्या को जानना कि समस्या क्या है और तत्पश्चात उसका उपचार करना। निदान और उपचार ये शब्द जो हैं ये बायोलॉजी से संबंधित है, चिकित्सा क्षेत्र से लिए गए हैं कुल मिला के निदान और उपचार शब्द, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट विधि की प्रोजेक्ट मेथड और यांत्रिकी विज्ञान से लिए गए, मतलब इंजीनियरिंग से। आत्म प्रतिपुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डर, कैमरा आदि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। जिसमें मान लो टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है तो टीचर्स को उसकी खुद की कमी देखना और कोई है नहीं फीडबैक देने वाला तो उसे स्वयं को जज करना है, तो आत्म प्रतिपुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है उसके द्वारा। फिर प्रशिक्षण के क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी विधि है। सही बात है भैया, शिक्षक को अपनी कमियों का अंदाज़ा हो जाता है, उसे पुनः प्रतिपुष्टि फीडबैक भी मिलता है कि आपने ऐसा किया, आप ऐसा भी कर सकते थे। विद्यार्थियों में खोज करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इससे सूक्ष्म शिक्षण में कुछ कार्य भी दिए जा सकते हैं, खोज से संबंधित कार्य। विद्यार्थियों में प्रबंधन संबंधी, नेतृत्व संबंधी एवं अनुशासन संबंधी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर शिक्षण कौशल सरलता से विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक मानसिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। सही बात है, सब बच्चों पर निगाह रहती है इसमें। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण विधि एक खर्चीली विधि है। भारत में इस विधि के वास्तविक स्वरूप का प्रयोग नहीं हो पाता है। अब खर्चीली विधि ये कोई दोष नहीं हुआ, लेकिन कुछ करना है, अच्छा करना है तो खर्च तो होगा, लेकिन चूँकि ये दोष में आता है इसलिए खर्चीली विधि दोष है। भारतीयों में इस विधि के वास्तविक स्वरूप का प्रयोग नहीं हो पाता क्योंकि जनसंख्या अधिक है। हमारे यहाँ टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:30 है। कहीं कहीं 40 बच्चों पे एक शिक्षक भी हैं। विद्यार्थी नकल की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर लेते हैं। अब 10-12 बच्चे हैं, इसमें पास में बैठे हैं तो नकल भी कर सकते हैं। विवाद होने की स्थिति संभावनाएं बढ़ जाती है, नहीं मेरा सही है इत्यादि, ये संभावनाएं भी होती है। बहुत ही योग्य एवं अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। ये अत्यंत आवश्यक है कि बहुत ही अनुभवी और योग्य अध्यापक चुना जाए, तभी वो सब बच्चों पर नज़र रख पाएगा, प्रतिपुष्टि दे पाएगा और अपना समस्या का समाधान कर पाएगा। इसके पश्चात हमें देखना है बुनियादी शिक्षा विधि, महात्मा गांधी की विधि है। प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रोजेक्ट का प्रयोग भी इसी में हुआ था भारत में, तो ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे।